नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो या कोई भी दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो, बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जिसमें छंद एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण विषय है वो आता है। तो इसलिए आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने लिखा हुआ है छंद, काव्य का रूप। अब वैसे वो मतलब पद्य ही होता है, काव्य ही होता है छंद, लेकिन काव्य का एक ऐसा रूप जो कि एक सुनियोजित है, एक नियमबद्ध व्यवस्था में है, ठीक है ना, सुव्यवस्थित है, इसलिए हमने लिखा है काव्य का रूप। लेकिन खैर आजकल अब ये भी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ एक्सपैंड होती जा रही है, विस्तृत अर्थ में उसे हम लेते जा रहे हैं। तो आजकल तो हर कविता ही मतलब छंद है, क्योंकि अब मुक्तक काव्य भी आ गया है। मुक्तक काव्य क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, मुक्त, जो मतलब किसी भी नियम में ना हो, बंधन में ना हो, व्यवस्था में ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए नाम से ही स्पष्ट है मुक्तक काव्य। लेकिन बाकी के जो काव्य हैं, जब उसे किसी बंधन में डाला जाता है, नियम में, एक सुनियोजित तरीके से सही व्यवस्था के अंतर्गत उस काव्य को लिखा जाता है, बनाया जाता है, तब वह छंद कहलाता है। अब वो सारे नियम क्या हैं, सारी व्यवस्थाएं क्या हैं, सारे बंधन क्या हैं, वही सब चीज़ें आज हमें इस वीडियो में जाननी है। और याद रखिए पेपर में ये प्रश्न आते हैं, साहित्य के रूप में भी आ सकते हैं, छंद का अलग से भी प्रश्न आ सकता है। तो कहने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही सरल है, हाँ नियम अच्छे से आपको जानने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी के व्याकरण के जो विषय हैं वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम कहते हैं कि सिंपल वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कुछ आप गेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी आम जिंदगी में मतलब उसका प्रयोग लाते रहते हैं। लेकिन जो छंद है वो थोड़ा उच्च स्तरीय विषय है, इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान से आपको समझना होगा, तभी ये विषय आपको सही से समझ में आएगा। चलिए तो फिर प्रारंभ करते हैं कि जब मात्रा अथवा वर्णों की संख्या, विराम, गति, लय, तुक आदि के नियमों से युक्त कोई रचना होती है, उसे छंद अथवा पद्य कहा जाता है। इसी को वृत्त भी कहते हैं। याद रखिए ये सारी मैं बारीक बारीक चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ। हम नो डाउट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, अभी आपको एक आधारभूत जानकारी देंगे, लेकिन ये भी आधारभूत जानकारी ही है, क्योंकि पेपर में सीधे सीधे इससे भी प्रश्न आ सकता है कि छंद को और क्या क्या कहते हैं, या फिर मतलब कि दिए गए विकल्प हैं कि छंद, पद्य, वृत्त, काव्य, इनमें से छंद ये भिन्न शब्द कौन सा है। तो जैसे छंद को पद्य भी कहा जाता है, वृत्त भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो कुछ और शब्द दे दिया जाएगा तो वो उसका अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे मात्राएं और वर्ण। वर्ण तो आपको पता है, लेकिन अब मात्राएं भी वैसे तो आपको पता है, अ, आ, ई, ए, ये सारी मात्राएं, इनकी संख्या, अब इनको गिनना कैसे है वो सब दिखाया जाएगा। विराम, अब जैसे आप कोई कविता बोल रहे होते हैं, आप बीच में पॉज दे दे के बोलते हैं ना, ठीक है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, इस प्रकार से कि कहाँ पे विराम देना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, तो वो चीज़। और लिखने से ज़्यादा ये समझना महत्वपूर्ण है। फिर है गति, किस स्पीड से आप बोलेंगे। कभी कभी कुछ कविताएं ऐसी होती हैं, या चौपाइयाँ या भजन, ये सारे पद्य के ही रूप हैं, कि आपको बहुत ही धीरे धीरे बोलना पड़ता है, तभी उसका मतलब कि प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। शायरी आप सुनते होंगे, एक ही पंक्ति को वो कितनी बार दोहराते हैं, वो इसलिए क्योंकि गति देनी होती है, कि गति कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, इनकी भी व्यवस्था होती है। फिर लय, ये तो पद्य में भाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी संगीत है आपका, उसमें लय ही ना हो, फ्लो ही ना हो, तो बात ही क्या है फिर। और तुक, हम कहते हैं ना तुक मिलाना, तुक मिलाना इन द सेंस कि जैसे वैसे तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि जब आपकी एंडिंग होती है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो सागर उजागर ये एक रिदम बनाने के लिए जैसे कहते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं तुक मिलाना। और आदि के नियमों से युक्त, तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको सबको मिलाकर सुनियोजित तरीके से जो पद्य लिखा जाता है उसे छंद कहा जाता है। अब उसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि वर्णों और मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से, विन्यास मतलब कि उन सबको जोड़कर यदि आह्लाद पैदा हो, आह्लाद पैदा हो मतलब प्रभाव प्रकट हो, आकर्षण हो, ठीक है ना, एक उसमें अफेक्ट पड़े बहुत अच्छा, तो उसे छंद कहते हैं। और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये भी आपके लिए जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आपसे साहित्य के जैसे 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, छंद से एक प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है ना, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि छंद का उल्लेख किस वेद में मिलता है,
ऑप्शन में ये भी आ सकता है किसी वेद में नहीं, लेकिन बाकी ऑप्शन भी आ सकता है, तो इसलिए ऋग्वेद में मिलता है इसका सर्वप्रथम उल्लेख। और जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, जैसे जो हम व्याकरण वगैरह पढ़ते हैं वो उससे हमें गद्य के बारे में पता चलता है, जैसे हम क्रिया विशेषण, संज्ञा ये सब पढ़ते हैं, उसी प्रकार पद्य का शास्त्र छंद है। तो इसलिए कविता को सही से समझने के लिए, कविता के प्रभाव को, कविता की सुंदरता को और गहराई से समझने के लिए हमें छंद जानने की आवश्यकता होती है। अब छंद के कितने भाग हैं, जो हमने कहा था जो नियम है, वो नियम किस पर आधारित है, ये देखिए 10 चीजें जो हैं। चरण या पद, वर्ण, मात्रा, दल, संख्या, क्रम, गण, गति या लय, यति या विराम और तुक। अब जैसे कुछ चीजें तो आपको नाम से स्पष्ट हो गया होगा, वर्ण कितने हैं, किस प्रकार से आने चाहिए, उनका क्रम क्या है, ठीक है ना, उनकी संख्या कितनी है, दल किसे कहते हैं, गति कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर विराम होना चाहिए, तुक। तो ये एक जनरल चीज है, लेकिन अब इसे कैसे समझना है वो हम देखते हैं काव्य के संदर्भ में। सबसे पहले आता है आपका चरण या पद। किसी छंद का लक्षण जितने वाक्य अथवा वाक्यांश में एक बार पूरा घटित होता है उसे उसका एक चरण कहा जाता है। तो जैसे हम कोई भी अगर मतलब कविता पढ़ रहे हैं, उसमें जब हम एक पंक्ति पूरी पढ़ लेते हैं जहाँ पे विराम लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए वाक्यांश कहा गया है कि जहाँ पर हम विराम लेते हैं उसे एक चरण कहा जाता है। और प्रत्येक छंद में चरणों की संख्या भी निश्चित होती है। पता होता है अगर ये वाला छंद है, जैसे दोहा है या चौपाई है, दोहा आपने देखा होगा अक्सर 2 पंक्तियां होती हैं, लेकिन उस पंक्ति में भी हम जैसे कहते हैं कि 4 बार रुकते हैं, एक पंक्ति में भी एक बार रुकते हैं ना हम, तो इसलिए अधिकतर 4 चरण होते हैं दोहे में। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि विषम चरण किसे कहा जाता है, सम चरण। वैसे भी अगर आपको ना भी याद रहे, सम चरण, सम मतलब उसके समान, तो समान तो तभी होगा ना जब पहले हमारे पास कुछ होगा। तो इसलिए जब पहला कुछ है तो दूसरा उसका समान होगा, तीसरा कुछ है तो चौथा उसके समान होगा। तो वहीं से आप याद रख लीजिए, पहला और तीसरे चरण को विषम चरण, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण। अब इसे कैसे समझेंगे और अच्छे से, ये देखिए आपके पास एक छोटा सा है, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाही। अब देखिए यहाँ पर हमने गति मतलब यतिली विराम लिया, साधु भूखा भाव का, यहाँ पर हम रुके। ये देखिए चाहे कॉमा ना लगाएं इस ऐसे दोहे में, लेकिन हमें पता होता है यहाँ पर विराम है, तो ये आपका एक चरण है, प्रथम चरण। ये आपका विषम चरण है। फिर ये दूसरा चरण है, धन का भूखा नाही, ये आपका दूसरा चरण है। धन का भूखा जो फिर ये सो तो साधु नाही। तो इसलिए फिर ये के बाद भी हम रुके। तो अब इसे मैं एक बार पूरे फ्लो में पढ़ती हूँ, आप भी इसे जितना बोल के पढ़ेंगे ना उतना आपको अधिक समझ में आएगा। साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिर ये सो तो साधु नाही। तो जैसे वैसे भी बहुत सरल है, अगर आपको इसका अर्थ ही जाना हो कि जो साधु होता है वो भाव का भूखा होता है, प्रेम का, दया का, ठीक है ना, उदारता का। उसे धन वगैरह ऐसे कुछ नहीं चाहिए होता वास्तविक साधु को। और धन के लिए जो मारा मारा फिरे, ठीक है ना, वो साधु हो ही नहीं सकता, वो तो कहते हैं एक भिखारी हो सकता है सिर्फ। तो इसलिए ये जो होते हैं इन्हें चरण कहा जाता है, जहां पर आप रुकते हैं कि साधु भूखा भाव का, ये एक चरण, फिर दूसरा चरण, फिर ये आपका तीसरा चरण और ये आपका चौथा चरण। चरण आपको आएगा, समझ में आ गया। अब छंद के प्राय 4 भाग होते हैं, वो आपने देखा कि किस प्रकार एक जो सिंपलेस्ट, जो सबसे शॉर्ट फॉर्म है दोहा छंद का, ठीक है ना, उसमें 4 भाग होते हैं। इसमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। और दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थांश को, चतुर्थांश अर्थात चतुर्थ जो उसका अंश है, चतुर्थ भाग, 1/4 जो पार्ट है उसका, उसके चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। अभी आपने देखा कि 4 चरण थे, लेकिन वो केवल 2 पंक्तियों में लिखे गए, जैसे दोहा, सोरठा, ये सब। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। अब ये भी आप जान लीजिए, चरण तो हो गए। अब जैसे 2 चरणों को मिलाकर जब वो एक ही पंक्ति में लिखे जाते हैं, उन्हें दल कहा जाता है। तो आपको 2 चीजें पता चल गई, चरण किसे कहते हैं और दल किसे कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में भी लिखे जाते हैं। जैसे ये तो केवल 2 पंक्तियों में थे या 4 चरणों में थे, लेकिन कुछ 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, जिनमें अलग से फिर चरण होंगे। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलिया। अब छंदों के बहुत सारे नाम हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। कुंडलिया जो दोहा और रोला को मिलाकर बनते हैं। छप्पे एक वो है जिसमें मतलब 4 चरणों से अधिक होते हैं, वो रोला और उल्लाला को मिलाकर बनता है।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आता है दल। हम आपको बता चुके हैं एक पूरी पंक्ति को, जिसमें मतलब 2 चरण आ जाते हैं, कि 2 चरणों से मिली हुई एक पंक्ति को दल कहा जाता है, क्योंकि एक चरण एक पंक्ति में लिखा और पढ़ा जाता है। कुछ छंदों में 2-2 चरण मिलाकर एक पंक्ति में लिखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर हम एक साथ पढ़ते हैं। तो प्रथम दल दल क्या होगा, फिर जैसे प्रथम चरण और द्वितीय चरण, क्योंकि साथ में हैं वो, और द्वितीय दल, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। जैसे ये था कि ये पूरी पंक्ति थी, चाहे इसमें 2 चरण थे, लेकिन ये पूरा का पूरा एक दल है, एक दल और ये दूसरा दल। आगे देखिए गति या लय। अब जो फ्लो होता है, स्पीड जो होती है, वो क्या है? छंदों में मधुरता लाने के लिए एक प्रकार का प्रवाह होना आवश्यक है। गति या प्रवाह से हमारा तात्पर्य लयपूर्ण पाठ प्रवाह से है, कि किस प्रकार आप उसे फ्लो में बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, जिससे पढ़ने में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। कविता के प्रवाह को ही गति कहते हैं। तो जैसे देखिए, अब ये आपके सामने है, अब आप इसे पढ़ेंगे कैसे? अगर और कविता में मधुरता लाने के लिए, अब जैसे अगर आप ये सोचिए, अगर मैं इसे ये पढ़ूं, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न, तो मतलब ये क्या चल रहा है? ये मैं क्या पैसेज पढ़ रही हूँ क्या? ये कोई गद्य पढ़ रही हूँ क्या मैं? कि जैसे एक निबंध पढ़ रही हूँ क्या मैं? तो ये तो कविता लगी नहीं रही ना। कविता ये कब लगेगी, मधुरता कब आएगी? निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। ये जो है, इस प्रकार से आपने एक गति में गाया, एक फ्लो में गाया, एक प्रवाह में गाया, तब जाकर पता चलता है कि ये पद्य है, एक छंद है, जिसे आपने गति के साथ, सही गति के साथ, सही लय में, सही प्रवाह में गाया, तभी मधुरता आई। ये होती है आपकी गति। आगे देखिए, फिर आता है यति या विराम। विराम कहाँ पर देना है आपको पता होना चाहिए, कि जैसे यहाँ पर तो पंक्तियाँ वो फुल स्टॉप लगा हुआ था, हमें पता था, लेकिन जैसे दोहे में वो एक पूरी लाइन थी, एक पूरा दल था, हमें नहीं पता था बीच में कहाँ पर रुकना है, लेकिन बोलते बोलते ही ये सुंदरता आती है कि हमें पता चल जाता है कहाँ पर विराम देना है। तो किसी छंद के चरण को पढ़ते समय बीच में जहाँ कहीं रुककर विश्राम किया जाता है, उसे यति कहते हैं। चरण के बीच में जहाँ थोड़ी देर रुका जाता है, वहाँ ये कॉमा, जिसे हम अल्प विराम कहते हैं, इसका चिन्ह, और चरण के अंत में जहाँ कुछ देर तक रुका जाता है, वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो दोहे में एक पूरी जो पूरा दल था, उसमें जहाँ पे छोटा सा विराम था, एक चरण खत्म हुआ था, वहाँ पे कॉमा, और जहाँ पर पूरा दल खत्म हुआ वहाँ पे फुल स्टॉप, और जहाँ पर दूसरा दल भी खत्म हो गया वहाँ पे 2 फुल स्टॉप आते हैं। यही हिंदी भाषा की विशेषता है। हर चीज के लिए कितनी देर के लिए रुकना है, इस तक का चिन्ह है आपके पास। तो जैसे आगे देखिए, अब यहां पर ये आपको फुल स्टॉप और ये कॉमा वाला जो चिन्ह है, इसका पता लग गया है। फिर आता है आपका यति और विराम में, कि छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। विराम। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है। वो हमने देखा था किस प्रकार से जब एक चरण खत्म होता है तब विराम लेते हैं, पर बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम हो सकते हैं। कभी कभी होता है, ये तो हमने जैसे बहुत छोटे छोटे पढ़े, लेकिन जो महाकाव्य होते हैं उसमें हो सकता है, मतलब तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। यति का निर्देश प्राय छंद के लक्षण, उसकी परिभाषा में ही कर दिया जाता है। जैसे मालिनी छंद। अब क्या है ना, छंद की विशेषता है, छंद के बहुत सारे प्रकार हैं। तो जैसे एक दोहा है, एक सोरठा है, एक कुंडलिया है, एक मालिनी छंद है। तो जैसे मालिनी छंद में पहले से ही उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिखी हुई हैं, कि पहली यति मतलब पहला ब्रेक जो होगा वो 8 वर्णों के बाद होगा। वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। जब वो आपके हो जाएंगे 8 वर्ण, तब आप एक विराम लेंगे, और दूसरी यति 7 वर्णों के बाद होगी। अर्थात पहला चरण 8 वर्णों का होगा, दूसरा चरण 7 वर्णों का होगा। 8-7 उस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से इतना फिक्स्ड होता है, मतलब इतना नियमबद्ध होता है। फिर है मात्रा। अब वर्णों के उच्चारण काल को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा है, कि एक वर्ण को कैसे बोला जाए। जैसे क, का, तो उसमें एक में अ की मात्रा है, एक में आ की मात्रा, तो उसे पहचानने के लिए हमें मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। किसी स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि लघु स्वर और दीर्घ स्वर, आपने स्वर व्यंजन में पढ़ा है। लघु स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, जो बहुत जल्दी बोले जाते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, ए, उ, वो सब। मत, कला और कल, ठीक है ना, और काल, ये सभी मात्रा के ही नाम हैं।
छंद शास्त्र में जो मात्रा का अब क्या स्थान है, स्वर हो या व्यंजन, सभी वर्णों के उच्चारण में समय लगता है, नो डाउट, हर एक को बोलने में कुछ ना कुछ समय तो लगता ही है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अर्ध मात्रा काल में होता है, डेफिनेटली कुछ समय लगता है, किंतु छंद शास्त्र में जहाँ पे छंद की बात आ जाती है, मात्राएं केवल स्वरों की ही मानी जाती हैं। याद रखिए, यहाँ पे व्यंजनों को तो आप भूल ही जाइए, मात्राएं केवल स्वरों की मानी जाती हैं कि स्वर की कौन सी मात्रा है। जब किसी छंद के चरण में मात्राओं की गिनती करनी हो तो केवल स्वरों की मात्राएं ही गिनी जाती हैं। अब ये स्वरों की मात्राएं मतलब हम तो कहते हैं कि जो व्यंजन होते हैं उनके 7 मात्राएं होती है, लेकिन ये आपको खैर डिटेल में और आगे पता चलेगा। लेकिन जैसे होता है ना, जैसे उच्चारण, उसमें आधा च है तो वहाँ पे आधे च का इतना कोई महत्व नहीं है। ध्यान रहे, छंद शास्त्र में वर्ण भी स्वरों को ही माना जाता है, तो इसलिए छंद में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो स्वर होते हैं। अब वो क्यों, वो आपको अभी पता चलेगा। वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती करते समय केवल स्वरों की ही गणना की जाती है। अब देखिए, मात्राओं के आधार पर स्वरों के भेद, वर्णों के भेद, जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर मैंने आपको बताया था ना, या लघु स्वर जिसे हम कहते हैं। वैसे यहाँ पर आप इसे ह्रस्व स्वर ही कहेंगे, तो क्योंकि ये मात्राओं के आधार पर है, अभी हम वो नहीं कह रहे। तो मात्राओं के आधार पर जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ ई उ री, कि क की कु क्री, तो ये जो है आपके 4 स्वर, ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए, और आ ई उ ये सारा पढ़ चुके हैं, ये दीर्घ स्वर हुए आपके। अब वर्ण जो हैं, वहां पे हमने देखा था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यहाँ पे है लघु वर्ण और गुरु वर्ण। अब यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट आ जाता है। जैसे स्वर व्यंजन में भी बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि मैम वहाँ पर आपने कहा था दीर्घ स्वर इतने, यहाँ पर आप कह रहे हैं दीर्घ स्वर इतने हैं, क्यों? वो भाई दीर्घ स्वर जो है वो गुरु वर्ण के रूप में यहाँ पर एक डिफरेंट रूप में आते हैं। तो छंद में मात्राओं और वर्णों की गणना और वर्ण क्रम समझने के लिए लघु गुरु का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो मात्राएं तो हमने पीछे देख ली कैसे गिनी जाएंगी, लेकिन अब वर्ण कैसे गिने जाएंगे, तो ये हम 2 भागों में बांटते हैं, लघु वर्ण और गुरु वर्ण। लघु वर्ण, ह्रस्व को छंद शास्त्र में लघु कहा जाता है, जैसे जो ह्रस्व स्वर था, तो लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है कि इसकी एक मात्रा है। यदि किसी दीर्घ स्वर का शीघ्रता से ह्रस्व की तरह उच्चारण किया जाए तो उसे लघु माना जाएगा, उसकी एक मात्रा ही गिनी जाएगी। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको आंखें बंद करके नहीं देखना कि अगर आ का स्वर है तो ये दीर्घ ही हुआ, ये गुरु वर्ण ही हुआ, ऐसा नहीं। ये भी देखा जाएगा उस आ स्वर का उच्चारण कैसे होता है, ये और भी महत्वपूर्ण है। अगर उसे बहुत ही जल्दी बोला जा रहा है तो उसे भी हम इसमें लघु स्वर में ही लेंगे। ये इतनी ज़्यादा विशेषता है, इतने ज़्यादा नियम हैं, तो बहुत ध्यान से आपको चलना पड़ेगा। फिर आता है गुरु वर्ण, ठीक है ना। तो दीर्घ स्वर को छंद शास्त्र में गुरु कहते हैं। गुरु वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, और उसके बाद जो दीर्घ स्वर हैं वो तो आपके इसमें आई गए, साथ ही साथ अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों भी गुरु स्वर के गुरु वर्ण के अंतर्गत ही माने जाएंगे। तो यानी अगर है चह, तो जैसे कंग और कह, जैसे है कंकड़, तो कंग जो है उसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, कह जो है उसकी भी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। संयुक्त व्यंजन जो स्वरहीन व्यंजन है से पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे है चंपा, चंपा में म आधा है, ठीक है ना, तो म से पहले वाला जो वर्ण है, चाहे च, केवल उसमें मतलब लघु स्वर है, अ की मात्रा है, ठीक है ना, ह्रस्व स्वर है, लेकिन तब भी उसका एक मात्रा के स्थान पर 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, क्योंकि उसके बाद आधा स्वर है और उसे बोलने में फिर ज़्यादा समय लगेगा, तो इससे भी इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। अब ये वाले जो नियम हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको समझने होंगे। ये सेशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है, इसे थोड़ा ध्यान से सब्र से क्या कहते हैं समझिएगा। तो चंपा और ये मात्राएं गिनना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जितने भी आप छंद पढ़ेंगे उसमें यही कहा जाएगा कितने वर्ण हैं, कितनी मात्राएं हैं, और उसी से आपको पहचान होगी ये मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, क्या है ये, और ये सही है या गलत है, चौपाई है, दोहा है, क्या है। तो इसलिए काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर आपका आधा स्वर आ जाए उससे पहले वाला जो वर्ण है वो हमेशा ही दीर्घ स्वर माना जाएगा। जैसे कल्याण में आधा ल है तो उससे पहले वाला जो क है उसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। उसी प्रकार अब इसके जो चिन्ह होते हैं, लघु वर्ण के लिए एक पाई रेखा जो फुल स्टॉप टाइप होता है, सीधी रेखा, उसका चिन्ह होता है, और गुरु वर्ण के लिए एक वर्तुल रेखा, वर्तुल नाम भी आपको पता होना चाहिए, वर्तुल रेखा यानी कि एस, जैसे हम कहते हैं ना एक तरह से एस की तरह लिखा होता है। आपको याद होगा हमने आपको बताया था प्लुत स्वर राम, तो वो जो इतना ज़्यादा दीर्घ स्वर था उसमें हम ऐसे यही वाला चिन्ह लगाते थे ना। तो इसलिए जैसे क,
अब ये अ है तो यहाँ पे एक मात्रा गिनने के लिए केवल एक रेखा, और था आ का स्वर आ गया, दीर्घ स्वर आ गया, गुरु वर्ण आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पे इस प्रकार से ये वर्तुल जो चिन्ह है वो लगाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं फटाफट थोड़ा सा संख्या, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। वो अभी हमने देखा ही कि कैसे वर्ण गिनने हैं, कैसे मात्राएं गिननी है। क्रम, अब लघु वर्ण और गुरु वर्ण के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। आप जानते हैं छंद में ये भी होता है कि इस छंद में इतने लघु वर्ण आने चाहिए, इतने गुरु वर्ण आने चाहिए। गुरु वर्ण, पहला गुरु वर्ण होगा, दूसरा ये आपका लघु वर्ण होगा, फिर गुरु वर्ण होगा, फिर लघु वर्ण होगा। मतलब इसकी भी एक जो सीरीज है, इसका एक क्रम जो है वो भी तय है, इतना स्पेसिफिक है। तो वर्णिक जो छंद होते हैं, नाम से स्पष्ट है वर्ण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्णिक छंदों में सभी चरणों में वर्णों की संख्या और क्रम दोनों समान होते हैं, जबकि मात्रिक छंदों में, जहाँ मात्रा महत्वपूर्ण है, सभी चरणों में संख्या मात्राओं की समान होती है, लेकिन जो लघु और गुरु वर्ण का क्रम है वो ऐसा समान नहीं होता। तो मात्रिक छंदों में क्या होता है कि कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि गुरु और लघु वर्ण का जो क्रम है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन वर्णिक छंदों में ये महत्वपूर्ण है। अब ये एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि सब कुछ इसी पर आधारित है। लघु वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं? अ, ई, उ, री, जैसे दिखा दिए, क, की, कु, क्री। फिर जो चंद्र बिंदु है, अनुस्वार नहीं अनुनासिक, चंद्र बिंदु जो है उसका एक ही माना जाएगा। जैसे हंसी, हंसी में अगर चंद्र बिंदु लिखा हुआ है तो वो केवल एक ही मानी जाएगी उसकी मात्रा। अच्छा, त्य, अब ये अगर जैसे नित्य है तो हमने कहा था जो आधा वर्ण है उससे पहले वाला जो है उसको तो हम गुरु मानेंगे, दो मात्राएं गिनी जाएंगी। लेकिन ये जो त्य है, त का अपना कोई वजूद नहीं है, ठीक है ना, अस्तित्व नहीं है, लेकिन य, इसमें अ की मात्रा है तो ये केवल एक गिना जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर गुरु वर्ण में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सारे आएंगे। फिर जो अनुस्वार और विसर्ग वाले हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जैसे कोई भी मात्रा के ऊपर जो बिंदु होता है ना वो एक्चुअल में चंद्र बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर किसी भी मात्रा के साथ ये जो अनुस्वार, ये जहाँ पर भी बिंदी आ जाएगी वहाँ पर आपके दो मात्राएं गिनी जाएंगी। अच्छा, अग्र का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण, कि जो भी आपका ये संयुक्ताक्षर है, जैसे त्य है, आधा त और य है, उससे पहले वाला जो वर्ण है वो हमेशा गुरु वर्ण माना जाएगा, दो मात्राएं गिनी जाएंगी। तो अग्र, अग्र में मतलब आधा ग और र था तो यहाँ पर अ जो है उसे दो माना जाएगा। और राजन, राजन का ज, जैसे न आधा है, जहाँ पे ये हलंत आ जाता है ना, न आधा है अगर, तो उससे पहले वाला जो है, जो ये ज है, इसे हम गुरु वर्ण मानेंगे, दो मात्राएं इसकी गिनी जाएंगी। तो इसे आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो छंद समझना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। आगे देखिए गण, अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है, इसका कठिनाई का स्तर। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की संख्या का नियम है, ये हम बता चुके हैं, किंतु वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या का नियम होता है। लघु और गुरु वर्णों का एक क्रम भी निश्चित रहता है। तब ये जो लघु और गुरु वर्ण का जो क्रम है ना, इनकी जो सीरीज है, अब ये सारे हमें गणों से पता चलेंगे। तो वर्णिक छंदों को जानने के लिए पहले गणों का ज्ञान आवश्यक है। बाकी तीन वर्णों का समूह एक गण होता है। तो अब जैसे जो तीन वर्ण होते हैं, जैसे है कमल, इसमें तीन वर्ण है क, म, ल, तो ये जो है ये पूरा मिलाकर एक गण कहा जाता है, तीन वर्णों का समूह। और ये हमें पता है लघु में ये होते हैं और गुरु का चिन्ह ये होता है। तब इसमें इसी के द्वारा हमें पता चलेगा कि जैसे पहले लघु आएगा, पहले गुरु आएगा, क्या आएगा। और टोटल 8 गण है हमारे पास। 8 गण कौन कौन से हैं ये देखिए, भगण, जगण, सगण, यगण, रगण, तगण, मगण और नगण। और इसमें जैसे देखिए कहने के लिए परिभाषा ये है कि आदि का वर्ण गुरु होता है, मध्य का वर्ण गुरु होता है, अंतिम वर्ण गुरु होता है। इतना याद करने की जरूरत नहीं। भगण इस प्रकार से, जैसे देखिए भगण है जहाँ पर दैट मीन्स पहले गुरु वर्ण है, बाद के दो जो वर्ण है वो लघु वर्ण है। जैसे कि सीरथ, सीरथ, अब स को बड़ी की मात्रा है तो सी जो है वो गुरु वर्ण हुआ और र और त ये आपके लघु वर्ण हुए, तो ये इसका एक पहचान है। फिर ये अब इसे आप कह सकते हैं ISI, ISI नहीं है ये, लेकिन वैसे मतलब कि एक पाई रेखा और एक वर्तुल रेखा फिर एक पाई रेखा। तो मध्य का वर्ण जो है वो गुरु है, तो ये जगण का है। अब आप सोचेंगे ये इतने सारे कोड वर्ड्स, हमको इंटेलिजेंस फर्म में है कि जो हमें इतने सारे कोड वर्ड याद करने हैं। चिंता मत करिए, इसको याद करने के लिए भी एक सूत्र बनाया हुआ है, एक फॉर्मूला बनाया हुआ है।
अब जैसे मगण है उसमें तीनों ही गुरु वर्ण है और नगण में तीनों ही लघु वर्ण है, लेकिन फिर भी इसे याद करने का बहुत ही साधारण तरीका है। ये देखिए सूत्र क्या है, यमाता राज भानस लगा। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। जैसे कारक याद है, कारक आपने पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो सब आपने याद किया था। उसी प्रकार अगर आपको गण याद करने हैं, केवल आपको एक पंक्ति याद करनी है, यमाता राज भानस लगा। इसमें जो गण है वो तो केवल 8 होते हैं यहाँ तक, ये ल और ग, ल से लघु वर्ण और ग से गुरु वर्ण, ये बस ये थोड़ा याद करने के लिए बनाए गए हैं। अदरवाइज ये केवल 8 ही हैं आपके गण, य म यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण। अब ये आवश्यक क्यों है? अब इसमें जैसे आपने देखा है कि किसी के साथ हमने आ की मात्रा लगाई हुई है, किसी के साथ नहीं लगाई हुई। क्यों? ये इसलिए लगाई हुई है जिससे आपको गण याद हो सके। जैसे कि उदाहरण के लिए ये है आपका तगण। अब तगण अगर हमें देखना है तो तगण का रूल अगर हमको याद करना है तो वो कैसे होगा, ता राज, यानी कि गुरु वर्ण और ये लघु वर्ण, तो जो शुरू हो रहा है उस वर्ण से लेके आगे वाले 2 वर्ण, तो SSI गुरु गुरु लघु, ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार अगर मैं कहूँ नगण, नगण क्या था, याद होगा आपको, सबसे नीचे था नगण जिसमें तीनों ही लघु स्वर थे। तो ये देखिए उसका फॉर्मूला, न यहाँ से स्टार्ट किया, लघु लघु और लघु, ये देखिए तीनों आई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यमात राज भानस लगा, ये आपको अगर याद हो गया, आपको सारे के सारे गण याद हो गए, काम खत्म। तो बस इतना ही आपको याद करना है। अब जैसे देखिए तुक, जो मैंने कहा था, छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को, अक्षर मैत्री मतलब अक्षरों में जो मित्रता है, उनमें जो राइम है, उसको तुक कहते हैं। और तुक 2 प्रकार के होते हैं, तुकांत और अतुकांत। तुकांत मतलब तुक अंत में जो हो रहा है, कि तुक वाले छंदों को तुकांत कहते हैं और तुकहीन छंदों को अतुकांत कहते हैं, काम खत्म। जैसे कि ये देखिए, बगाती भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। अपार सार ये आपके तुकांत हैं जिनमें तुक मिल रहा है, अपार और सार। लेकिन यही आप अगली 2 पंक्तियां पढ़िए, ये वाली, मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। अब सार और दास में कोई तुक मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, तो उसमें सुंदरता भी कम हो गई। तो इसमें सार और दास में कोई तुक नहीं मिल रहा। तो ये जो पहली 2 पंक्तियां थी वो तो तुकांत थी, लेकिन ये वाली जो 2 पंक्तियां थी, अंतिम वाली 2 पंक्तियां, उनमें कोई तुक नहीं था, वो अतुकांत थी। तो तुक आपको पता होना चाहिए, ये होता है तुक। चलिए, अब हमने जितने नियम थे वो पढ़ लिए। अब जो छंद के प्रकार या भेद जो होते हैं, वैसे तो हम आपको काफ़ी हद तक बता ही चुके हैं। मात्रिक छंद या जाति, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त। अब ये जो वर्णिक छंद थे ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, वो हम करेंगे। और एक होता है मुक्तक छंद, जिसमें वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मुक्तक छंद सबसे स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें मात्रा वर्ण कोई भी नियम नहीं है, काव्य को किसी भी तरह से बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कोई नियम आप फॉलो नहीं कर रहे, अपने मन से बस जो आ रहा है वो लिख रहे हैं, ये आपका होता है मुक्तक छंद। लेकिन मात्रिक छंद, जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, जहाँ पे मात्राएं सारी समान हो। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि ये है, इसमें ये 24 मात्राओं का छंद है। 24 मात्राओं का छंद अर्थात कि हर चरण में आपके 24 मात्राएं होंगी। तो ये होता है कि मात्रिक छंद में सभी मात्राएं समान होती हैं। उसी प्रकार वर्णिक छंदों में वर्णों का जो वो है, वर्णों की संख्या समान होती है। और वृत्त, अच्छा, वर्णिक वृत्त और वर्णिक छंद में क्या अंतर है? वर्णिक वृत्त जो होता है, वृत्त का मतलब क्या होता है? गोला, 360 डिग्री जैसे। वह सम छंद जिसमें 4 समान चरण होते हैं। अब देखिए, वृत्त और छंद में बस क्या अंतर है? वर्णिक वाले में, वर्णिक वृत्त और वर्णिक छंद में, वृत्त में हमेशा 4 ही चरण होंगे और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम भी सुनिश्चित रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। कि जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि गुरु और लघु वर्णों का क्रम बिल्कुल समान है और मात्राएं भी बिल्कुल समान है और केवल 4 चरण हैं, तो वो आपका वर्णिक वृत्त होगा। और अगर मतलब वर्णों की संख्या तो समान है, लेकिन लघु और गुरु क्रम जो है वो इतना समान नहीं है और चरण भी 4 या 4 से ज़्यादा या कम हो सकते हैं, तो वो आपका वर्णिक छंद हो जाता है। केवल इतना सा अंतर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बस 4 ही चरण होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि हाँ, वर्णों की मात्रा जो है समान होगी।
तो चलिए अब मुक्तक छंद पे सबसे पहले तो शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद है। मतलब हमारे भावों के अतिरिक्त, मतलब भावों के अनुसार हम कहीं भी विराम ले सकते हैं। और जैसे ये है मुक्तक छंद को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की देन माना जाता है। ये साहित्य से संबंधित एक प्रश्न हो सकता है कि मुक्तक छंद किसकी देन माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ये आपको याद रखना है क्योंकि भक्ति काल तक इसका कोई अस्तित्व नहीं था। याद रखिए, मुक्तक काव्य भक्ति काल तक नहीं आया था, भक्ति काल के बाद आया। चलिए अब जैसे है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब कि तुक नहीं मिल रहा है। पत्थर, उसे, पर और कहाँ आपको गैप देना है, वहाँ इतने मतलब वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे, मतलब कोई ऐसा तुक नहीं मिल रहा, कोई संख्या भी नहीं है निश्चित। तो इसलिए आपका मुक्तक काव्य है। फिर आते हैं मात्रिक छंद। अब यहाँ से जो है मेन चीज़ स्टार्ट होगी, जहाँ पे जितने भी पिछले हमने जो नियम पढ़े हैं वो सारे अप्लाई होंगे। जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे कि दोहा या चौपाई या आगे बहुत सब। और इन सभी के चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान है, ये हमें पता चल गया, इसीलिए मात्रिक छंद है। लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लघु वर्ण है, गुरु वर्ण है, क्योंकि वर्णिक छंद नहीं है, मात्रिक छंद है, तो इतना कोई सीरीज पर हम ध्यान नहीं देते। अब जैसे ये एक दोहा पढ़िए। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अब मात्राएं कैसे गिनी जाएंगी देखिए जरा। ग को छोटे ऊ की मात्रा है, र के साथ भी छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये ऐसे गिनने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, ये एक और एक। अच्छा, गो ओ आ गया तो इसकी दो मात्राएं गिनी जाएंगी, ये लगा लीजिए वर्तुल रेखा। विंद, अब व के ऊपर बिंदु आ गई तो इसको भी दो ही गिना जाएगा। द अकेला है, एक मात्रा गिनी जाएगी। ओ है, दो मात्राएं गिनी जाएंगी। सिंपल ऊ है, एक मात्रा गिनी जाएगी। एक मात्रा, एक ही मात्रा है, दो मात्राएं गिनी जाएंगी। ये देखिए, इसलिए ये सब जानना महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमा आ गई, यति आ गई, तो इसलिए अब इसको एक बार गिन लेते हैं ज़रा। 1 2, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि पहले चरण में 13 मात्राएं थी। अब आते हैं हम दूसरे चरण पर। का, दो मात्राएं, एक ही मात्रा, दो मात्राएं। आ की मात्रा, दो मात्राएं। ऊपर एक तो बड़ा ऊ भी है और अनुस्वार भी है, तो दो मात्राएं। अच्छा, कहने के लिए चंद्र बिंदु है लेकिन आ की मात्रा है, तो इसलिए दो मात्राएं। और यह है तो एक मात्रा। अब इसे गिनते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो यानी कि दूसरे चरण में आपकी 11 मात्राएं हैं। पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11। अब दोहा है, मात्राएं सेम होनी चाहिए, तो प्रथम जो विषम चरण है, प्रथम और तृतीय, उनकी मात्राएं सेम होनी चाहिए। तो अब यानी कि ये जो है, अगर इसमें 13 मात्राएं ना हुई दैट मीन्स की गलत है। अब ब, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्राएं, दो मात्राएं, ई की मात्रा, फिर एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्राएं आ का है, फिर एक मात्रा और एक का स्वर है तो दो मात्राएं। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो देखिए 13 मात्राएं आ गई विषम चरण में। और फिर से अभी जो चौथा चरण है इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए क्योंकि इससे मेल खाना चाहिए। तो दो मात्राएं, दो मात्राएं, एक मात्रा, फिर से एक मात्रा, फिर से दो मात्राएं, फिर से एक मात्रा, फिर से दो मात्राएं और फिर से एक मात्रा। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गोविंद दियो। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक चीज़ आपको ज़रा थोड़ी सी देखनी है। मैंने आपको याद है बताया था कि चाहे आपका एक दीर्घ स्वर हो लेकिन अगर वो बहुत जल्दी बोला जाता है तो उसे उस अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब जैसे देखिए आपको लग रहा होगा कि 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब यहाँ पे तो 12 है तो ये तो सही नहीं हुआ। लेकिन जैसे गोविंद, गोविंद, तो हमने ये विंद जो है जल्दी बोल दिया, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसे एक ही माना जाएगा। दियो, यहाँ पर तो दी तो एक ही आएगा और यो को दो ही माना जाएगा, लेकिन ये जो है आपका वी, ठीक है ना, इसे अब एक ही माना जाएगा क्योंकि ये जल्दी बोला जा रहा है, इसलिए इसे 11 मतलब मात्राएं माना जाएगा। तो ये देखिए और अच्छे से कि प्रथम चरण में 13 मात्राएं थी, दूसरे में 11, तीसरे में 13 थी, चौथे में 11।
तो इसलिए ये आपका एक दोहा छंद है, जिसमें प्रथम ये विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण 11 मात्राओं का होता है। इस प्रकार इसे डिफाइन किया जाता है। अब जैसे प्रमुख मात्रिक छंद हैं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। जैसे सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें सारी मात्राएं समान होती हैं। अब पीछे जो था दोहा, उसमें 13-11 था, यानी कि अर्ध सम मात्रिक छंद था, अर्ध सम, कि जिसमें विषम चरण में 13 थी, सम चरण में 11 थी दोहा। और दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा। उसमें क्या होता है, विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, सम चरण में 13, मतलब 11-13। फिर जैसे उल्लाला है, उसमें 15-13। और सम मात्रिक छंद जैसे अहीर, तोमर, तो तोमर में क्या होता है, सभी में चारों चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं। मानव में 14-14 मात्राएं होती हैं। राधिका में 22-22 मात्राएं होती हैं। तो ये इस प्रकार का है। और विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं, जो कि मतलब 4 चरणों वाले नहीं होते, 2 चरणों को, 2 मात्रिक छंदों को मिलाकर बना होता है। जैसे कि दोहा और रोला, इन दोनों को मिलाकर बनता है कुंडलिया। रोला और उल्लाला को मिलाकर बनता है छप्पय। इसके फिर वो अपने होते हैं। तो अब जैसे मात्रिक छंद का एक उदाहरण लेते हैं, सार छंद। सार छंद क्या है, ये एक सम मात्रिक छंद है, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। मतलब कि जो 4 ये इसके वो हैं, ठीक है ना, इसमें सब में 28 होंगी मात्राएं। और जो यति है वो कहाँ होगी, 16-12 पर यति होगी। 16-12 मतलब ये जो पहला चरण है, इसमें 16 मात्राएं होंगी, दूसरे चरण में 12 मात्राएं, फिर 16, फिर 12, फिर 16, फिर 12, फिर 16, फिर 12। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि इसकी मात्राएं 28 हैं, यति जो है वो 16-12 पर होगी, और कुल 4 चरण होंगे। और क्रमागत 2-2 चरण तुकांत होंगे। 2-2 चरण तुकांत होना मतलब कि ये प्यारा न्यारा, लेते हैं देते हैं, तो ये आपके तुकांत हैं। तो अब जैसे देखिए, कितना सुंदर कितना भोला था वह बचपन न्यारा, पल में हंसना पल में रोना लगता कितना प्यारा। तो जैसे देखिए 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब ये अंध सुंदर, तो आधा न और द है, तो इससे पहले वाला ये दीर्घ माना जाएगा। फिर ये 1 माना जाएगा, फिर ये 1 माना जाएगा, फिर 1, 1, 2, फिर ये 2, फिर ये 2। तो कितनी मात्राएं हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो देखिए ये 16, और फिर था, इसकी 2 मात्राएं, वह 1, 1, फिर बचपन, इन सब में 1, 1। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी आप देखिए, न्यारा। अब यहाँ पे जो न्यारा है ना, ये अपना एक अलग शब्द है। अब हम इसे ये नहीं कहेंगे कि जो न है उसे दीर्घ माना जाए, क्योंकि वो ये आधे वर्ण के पहले आ रहे हैं। वो तब होता है जब एक ही अक्षर में वो उसके पहले आ रहा हो, जैसे चंपा। लेकिन यहाँ पे बचपन एक अलग शब्द है, न्यारा एक अलग शब्द है, तो इसका अपना ही, जैसे य के साथ आ की मात्रा, तो उस आधार पर स्पष्ट होगी मात्रा। तो इसे 2 माना जाएगा और इसे भी 2। तो कुल गिनती कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये देखिए 16, 12, बीच में एक यति थी, और ये इस प्रकार से गिनती होती है। और थोड़ा सा करने के लिए सभी में यही होगा। जैसे इसको मान लेते हैं, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये पूरा 16 का हुआ। और भीतर, और यहाँ पे देखिए हमने वैसे कहा था चंद्र बिंदु में 1 मात्रा होती है, लेकिन इसे हम बोलेंगे कैसे। अब जाने क्या हुआ, हंसी के, हंसी, हाँ, उसमें भी थोड़ा रुके ना, तो इसलिए उसे 2 माना गया। फिर भीतर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 16, 12। तो वही चीज़ है कि कैसे इसको गिना जाता है और लिखा कैसे जाता है, कि इसकी 28 मात्राएं, मतलब उसका मतलब क्या होता है। फिर देखिए अब सोरठा, दोह का बिल्कुल उल्टा। दोहे में क्या था, 13, 11, 13, 11। सोरठा में क्या होगा, 11, 13, 11, 13। यानी कि पहला चरण 11 मात्राओं का होगा और दूसरा चरण 13 मात्राओं का होगा। और सेम दूसरे दल के लिए। तो जैसे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये देखिए हो गई 11 मात्राएं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हो गई 13 मात्राएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये न को 2 गिना जाएगा ग्रह के कारण, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 हो गई 11 मात्राएं। फिर बुद्धि, अब यहाँ पे आधा ध है तो ये मतलब इस प्रकार धी है तो ब को 2 माना जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गई 13 मात्राएं। तो उसी प्रकार से ये 11, 13, 11, 13 ये है आपका सोरठा। अब आता है रोला। रोला में क्या होता है, अब देखिए मेन क्या है, ये आपको इतना सारा एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ आपको पता चले जो लिखा है उसे कैसे प्रयोग में लाते हैं। कि एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। कि पहले 11 फिर 13 फिर 11 फिर 13, मतलब एक तरह से सोरठा की तरह है 11, 13, 11, 13। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गई 11 मात्राएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गई 13 मात्राएं। फिर 1, 2, अच्छा पर के बाद स्व जो है ये फिर से वही अलग शब्द है तो उसे पर को वो 2 ही माना जाएगा, मतलब प और र एक एक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गई 11 मात्राएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 धी जय। तो ये कुल 13 मात्राएं। तो इसलिए रोला छंद का भी इस प्रकार से। आगे देखिए, फिर आता है चौपाई। चौपाई में किस प्रकार होता है कि अब इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले 24 था, अब ये चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में ओहो, अब आते हैं यहाँ पे गण जो हमने पढ़े थे। चौपाई में केवल 16 मात्राएं नहीं होती, उसके आगे और भी नियम होते हैं। सिर्फ 16 मात्राएं होने से वो चौपाई नहीं बन जाएगी। चरण के अंत में जो चरण होता है उसके अंत में एक तो जगण, जगण और तगण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जगण का फॉर्मूला क्या होता है ISI और तगण का SSI, मतलब गुरु गुरु लघु, और वहाँ पे लघु गुरु लघु। SSI में इसलिए बोल रही हूँ आपके कंफर्ट के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु भी नहीं होने चाहिए। क्या बात है, कितने नियम हैं। ये है हमारा छंद, तो इसके इतने नियम है कि अंतिम जो 2 वर्ण है वो भी लघु, मतलब गुरु लघु नहीं होने चाहिए। कि मतलब एंड में गुरु और सबसे लास्ट वाला लघु तो कभी नहीं होना चाहिए। चौपाई तो देखिए यहाँ पर भी दीर्घ स्वर है, यहाँ पर भी गुरु स्वर है, दीर्घ स्वर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, चारों में ही देखिए आप। अच्छा, अब अंत में जगण, ये सूत्र याद है आपको, ये यमाता राज भानस लगा। तो इसमें अगर हम जगण देखें, जगण ज कहाँ पे है, ये राज्य, और इसका हमें कैसे पता चलेगा, ये ज के साथ आगे के 2 वर्ण लघु गुरु और लघु। अब इसमें देखिए एंड में ये क्या है, लघु गुरु गुरु, तो जगण तो नहीं है, चलिए ये हो गया। अच्छा, तगण क्या है, त यहाँ पर आता है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ताराज, यानी कि गुरु गुरु और लघु। तो यहाँ पर भी ये गुरु गुरु लघु तो नहीं है, ये तो लघु गुरु और गुरु है, ISS। तो तगण भी नहीं है, जगण भी नहीं है और SI मतलब कि गुरु लघु भी नहीं है। तो ये आपकी चौपाई है। दूसरे में देखिए नी जा और ही, ये इन 3 को आपको देखना है। ये क्या है, लघु गुरु गुरु, ये भी सही है। फिर नी जा गे, लघु गुरु गुरु, ये भी ISS, ये भी सही है। और न लागे, ये भी लघु गुरु गुरु। तो सारी जो कंडीशंस है वो फुलफिल होती हैं। और 16 मात्राएं देखिए, 16 मात्राएं भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये नित 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, म है तो 2 मात्राएं होंगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 मात्राएं थी। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो सभी में 16-16 मात्राएं हैं। अंत में जगण और तगण भी नहीं है और गुरु लघु का मेल भी नहीं है, एंड के 2 में, आखिरी 2 में। तो ये देखिए, ये होती है आपकी चौपाई। गण ऐसे महत्व रखते हैं। अब देखिए आते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में क्या होता है, अभी तक हम मात्रिक छंद पढ़ रहे थे। छंद की प्रत्येक पंक्ति या चरण में वर्णों की संख्या निश्चित रहती है। जैसे कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ये वर्णिक छंदों के कुछ उदाहरण हैं। अच्छा, वर्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। ये वो नहीं है वर्णिक छंद और वर्णिक वृत्त, ये वर्णिक छंद में जनरल बता रही हूँ।
साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद। साधारण और दंडक में अब क्या होता है, 1 से 26 वर्ण तक के चरण या पद रखने वाले छंदों को साधारण वर्णिक छंद कहा जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि दंडक वर्णिक छंद में किससे ज़्यादा होना चाहिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ऑप्शन में हो 25, 26, 27, 28, सॉरी ऐसा नहीं आएगा क्योंकि 26 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आएगा 24, 25, 26, 27। तो 27 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि अगर दंडक है तो वो 26 से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर 26 से कम है तो वो साधारण वर्णिक छंद है। ये आपको बस इतना याद रखना है। अच्छा, ये प्रमुख आपके वर्णिक छंद हैं जिनमें लघु गुरु का क्रम भी समान होता है, लेकिन याद रखिए लघु गुरु का क्रम वर्णिक वृत्त में समान होगा, जरूरी नहीं है, मतलब वर्णिक छंद में भी समान होता है लेकिन आवश्यक नहीं है, लेकिन संख्या, वर्णों की संख्या जो है वो समान रहनी चाहिए। अच्छा, वर्णिक छंद जैसे प्रमाणिका, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्र वज्रा, दोधक, चंचला, मद्रकांता, शिखरिणी, घनाक्षरी, सवैया, ठीक है ना, देव घनाक्षरी, ये सभी हैं आपके। अब जैसे इसके भी कुछ कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम ये बंद करेंगे सेशन। तोटक छंद, अब जैसे इसमें हम क्या करेंगे, 6 चरण हैं इसमें, ये देखिए 6 पंक्तियां ना, 6 चरण, और इसमें 12-12 वर्ण हैं। अच्छा, अब इसमें ना वर्णों की गिनती कैसे होती है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, मात्राओं की गिनती कर रहे थे, तो इसमें हम प्र को 1 गिन रहे थे, भू को 1, लेकिन ने को हम 2 मान रहे थे, ने को हम 2 मान रहे थे, लेकिन अब हमें वर्णों की गिनती करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब कि जैसे प्र, भू, ने, तू, म, ऐसे गिनती करनी है। तो 12-12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपके 12 वर्ण हुए, ठीक है ना। अब उसमें मात्रा कौन सी है वो आपको नहीं देखना, अब मात्रा से आपका कोई संबंध नहीं है, आपको वर्णों से संबंध है। सब, इसमें 2 मात्राएं, वांछित, इसमें 3 मात्राएं, वा वर्ण है 3, व, छ और त, मात्राएं कौन सी है भूल जाइए। फिर वस्तु, इसमें 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, विधान में 3, किए में 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो वस्तु में 2 ही वर्ण गिने जाएंगे, व और स्त, स्त को 1 गिना जाएगा। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, तो ये अब जैसे इसको भी कैसे बोला जाता है कि प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। तो भैया यति गति, प्रवाह होना चाहिए बोलने में। तो 12-12 वर्ण, वर्णों की गिनती कैसे करनी है ये तो पता चल गया आपको, जैसे कि समझो 3 वर्ण, फिर 1 वर्ण, फिर 3 वर्ण, अ, ल और भ्य 1 वर्ण, फिर किसी 2 वर्ण और 1 वर्ण, तो सभी में 12-12 वर्ण होंगे, वर्णों की गिनती समान है सब में। अब लघु और गुरु, अच्छा अब इसकी विशेषताएं भी देख लीजिए, रूल्स, नियम। यह वर्णिक सम छंद है, वर्णिक सम छंद है क्योंकि सभी में 12-12 वर्ण है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो क्रमशः 4 सगण के रूप में लिखे जाते हैं। अब ये सगण कौन से थे, सूत्र क्या था, ये यमात राज भानस लगा। अच्छा, सगण है तो स कहाँ पे है, ये, तो इसका रूल क्या हुआ, लघु लघु गुरु, IIS। तो अब देखिए इसको अगर हम ये करें, प्र 1 माना जाएगा, ये लघु, भू छोटे ऊ की मात्रा है 1 गिना जाएगा, न के साथ 1 का स्वर है, गुरु माना जाएगा। चिन्ह देखिए ये जो ऊपर रूल बनाया हुआ है, त को छोटे ऊ की मात्रा 1, म को छोटे ऊ की म, अ के स्वर 1 तो 2, ये पाई रेखा, ओ की मात्रा है गुरु, क र दा की मात्रा है फिर गुरु, न की फिर लघु लघु, फिर ए की मात्रा है तो गुरु। तो ये IIS 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 IIS। तो आपने देखा कि 4 सगण की 4 बार है, IIS 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 और IIS। ये देखिए ये है 4 सगण एक तोटक छंद में, और इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, मतलब आपको बीच में कहीं नहीं रुकना, पूरा इसको एक फ्लो में बोलना है। प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तो जैसे इस पंक्ति के बीच में मैं कहीं नहीं रुकी, तो इसलिए हमें जो यति है, विराम जो है वो पूरी पंक्ति पढ़कर ही देना है। तो बोलने का, उच्चारण का तरीका भी आपको दिया जाता है, ये विशेषता है। तो आई होप ये क्लियर है। अगला जैसे शालिनी छंद,
शालिनी छंद कैसे? अब इसमें भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कैसे? वीथी वीथी वर्ण कितने हैं? 1 2, वीथी वीथी 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण हैं। तो ये वर्णिक सम छंद है क्योंकि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो क्रमशः सीरीज में मगण तगण तगण गुरु गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। अब ये क्या है? गुरु गुरु मतलब एंड वाले जो 2 वर्ण हैं वो गुरु गुरु होंगे। जैसे पै ये ए और ए की मात्रा है तो गुरु गुरु वर्ण है। गे ये का से भा से गुरु गुरु है। लेकिन अब मगण तगण तगण ये क्या है? फिर से वही रूल निकाल लीजिए। यमात राज भानस लगा, मगण मगण कहाँ पर है आपका? म ये रहा। तो इसका रूल क्या होगा? गुरु गुरु गुरु, तीनों ही गुरु आएंगे। तो सबसे पहला जो है सभी में पहले 3 जो हैं वो गुरु ही होने चाहिए। सभी में देखिए ये भी तीनों गुरु, ये भी तीनों गुरु, ये भी तीनों गुरु और ये भी तीनों गुरु। तो स्टार्टिंग सबकी मगण से होगी। फिर तगण तगण त कहाँ पर है? ये रहा। तो इसका रूल क्या होगा? गुरु गुरु लघु एस एस आई। तो ये देखिए एस एस आई 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 और एस एस आई और एंड में फिर गुरु गुरु। एंड में दोनों के देखिए दोनों गुरु गुरु वर्ण हैं। ये होती है विशेषता, ये होते हैं वास्तविक छंद कि जिसमें आपको प्रत्येक तरीके से नियम बताए जाते हैं कि आपके ये 4 चरण हैं, 11-11 वर्ण हैं और मगण तगण तगण गुरु गुरु के रूप में। और इसकी यति क्रमशः 4 और 7 वर्णों पर होती है। अच्छा जी, अब यति यहाँ पर इस प्रकार से है जो 11 है कि पहले 4 और फिर 7 कि जो पहले 4 हैं इनके बाद यति होगी। बोलना इसका कैसा होगा ये देखिए। विथि विथि साधु को संग पै, संगे संगे कृष्ण की कीर्ति गए, गाए गाए एकताई प्रकाशे, एकै एकै सच्चिदानंद भासै। यानी कि विथि विथि इसके बाद हल्का सा विराम लेना है। ऐसे नहीं बोलेंगे विथि विथि साधु को संग पै, संगे संगे कृष्ण की कीर्ति गए, ऐसे नहीं बोलेगा। विथि विथि साधु को संग पै, संगे संगे कृष्ण की कीर्ति गए। तो ये देखिए उच्चारण का भी एक तरीका दिया हुआ है कि यति जो है वो 4 और 7 वर्णों पर होती है। क्लियर? चलिए जी, भुजंगी छंद। फिर इसके 4 चरण हैं और 11 वर्ण हैं। 11 वर्ण देखिए स खी स त्य क्य मैं घू ली जा रही। तो ये पूरे 11 वर्ण और सभी में 11-11 आपके वर्ण होंगे। अच्छा, अब आते हैं सबसे मुख्य चीज पर। ये देखिए प्रत्येक चरण में 11 वर्ण जो क्रमशः 3 यगण एवं लघु गुरु के रूप में लिखे जाएंगे। लघु गुरु मतलब एंड में आय और एस, ये जो इनके चिन्ह है, पाई रेखा और वर्तुल रेखा, लघु गुरु। तो ये देखिए सभी के एंड में आई एस है। ये देखिए लघु गुरु लघु गुरु। अब 3 यगण, यगण कौन सा है? फिर वही सूत्र, यमात राज भानस लगा, याद हो जाना चाहिए अच्छे से आपको। अच्छा, यगण है तो उसका रूल क्या है? ये देखिए य माता यानी कि लघु गुरु गुरु आई एस एस, 3 यगण। तो देखिए इसका एक बार यहाँ पे ये देखिए आई एस एस, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पे ये एस आएगा, गलती से मैंने आई लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि सत्य में त्य है तो स 2 मात्राएं गिनी जाएंगी तो ये गुरु वर्ण हो जाएगा। आई एस एस फिर त्य, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आय आएगा क्योंकि त्य है य, ये 1 माना जाएगा। तो फिर आई एस एस और आई एस एस, फिर से आई एस एस आई एस एस आई एस एस। तो इस प्रकार से सभी में कि 3 यगण होंगे और लघु गुरु के रूप में लिखा जाएगा। अच्छा, यति चरण के अंत में होगी, यानी कि पूरी पंक्ति एक ही उसमें पढ़नी है फ्लो में। सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही, मिलू चांदनी में बुरा क्या यही, नहीं चाहते किंतु वे चांदनी, तमो मग्र है आज मेरे धनी। तो यह हर पंक्ति के एंड में ही आपको विराम लेना है। ये भुजंगी छंद था, सम छंद है, 4 चरण हैं, 11 वर्ण हैं, ठीक है ना, और 3 यगण फिर लघु गुरु। फिर है आपका मालिनी छंद, पीछे हमने पढ़ा था। ये भी वर्णिक वृत्त है, पीछे वाला भी वर्णिक वृत्त था। क्यों? क्योंकि इसमें 4 चरण थे। वर्णिक वृत्त में 4 चरण होते हैं, वर्ण भी बिल्कुल समान होते हैं, 15-15 वर्ण हैं सभी में, इन सभी में। और क्रमशः 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के रूप में लिखा जाता है। क्या इसका वो है देखिए,
फिर से वही रूल, यमात राजभानस लगा। 2 नगण, नगण क्या होता है? तीनों आपके लघु, 2 नगण। अब अच्छा, स्टार्टिंग सारी वही से होगी कि 3 लघु। ये देखिए, लघु 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 लघु, ये 3 का जो जॉइंट है आपका, ये देखिए सभी में वही रूल है। फिर एक मगण, मगण का रूल क्या है? गुरु गुरु गुरु, तीनों ही गुरु। ये देखिए फिर गुरु 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 सभी में। फिर आपका है 2 यगण, यगण क्या था आपका? य, लघु गुरु गुरु, ISS 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 ISS, सभी में वही है। और अच्छा 11 वर्ण है, प्रिय, प ति, वे है, मेरा, प्राण, प्यारा, क हाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी इसमें 11 नहीं 15 वर्ण है, सॉरी ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं गलती से लिख दिया, 15 वर्ण है, 15 वर्ण। और इसे हम बोलेंगे कहाँ? अच्छा, इसमें यति 8वें और 7वें चरण के अंत में होगी। पहले 8 वर्णों के गैप पे होगा, फिर 7 वर्णों के गैप पे होगा। तो उच्चारण कैसा होगा? प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना निमंगा का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा, नेत्र तारा कहाँ है। तो 8वें और 7वें चरण के अंत में यति होगी। तो देखिए जैसे प्रिय, पति, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे यति होगी। तो हमने तो कॉमा भी लगा दिया, खैर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे यति होगी। तो इस प्रकार से ये सारे आपके जो नियमबद्ध हैं, तो ये आपको कुछ जो फेमस हैं एटलीस्ट, और फेमस क्या, खैर पेपर में कहने के लिए कुछ भी आ सकता है, बट दोहा, सोरठा, कुंडलिया, मालिनी, शालिनी, ये कुछ ऐसे ऐसे छंद हैं जिनको सिर्फ आप इनका ये याद कर लीजिए, रूल क्या है। और ये आपके ये यमात राजभानस लगा, ये सूत्र एक याद कर लीजिए, ठीक है ना। छंद आपको काफ़ी ईजी लगने लगेंगे। चलिए, तो इसी के साथ ये इतना लंबा सेशन जो है ये समाप्त होता है। हम आशा करते हैं एटलीस्ट आपको आधारभूत जानकारी, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मिल चुकी होगी। बाकी तो जैसे अलंकार में होता है कि छंद जितने मर्जी पढ़ते जाइए, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन समझना कैसे है छंद को वो हमने आज आपको बता दिया। तो हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं भी आपको एक बार में ज़्यादा क्लियर हुआ, एक एक करके थोड़ा सा 1-2 बार पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि मैम ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बता दीजिए, ठीक है ना। तो जैसा भी होता है, और अगले सेशन में हम आपके लिए अगले बृहस्पतिवार साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आएंगे। लेकिन अगर हमें लगा कि बीच में आपकी छंद से संबंधित काफ़ी सारी क्वेरीज आ गई हैं, तो हम छंद पर एक और सेशन ले लेंगे अगले हफ्ते, ठीक है ना। तो जैसा भी होगा आपकी सुविधा के अनुसार हम अगला सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।